अगर आपको हमारे देश की राजनीति में थोड़ी भी रुचि है तो आपने बीते समय में उठती हुई कास्ट सेंसस की मांग पर ज़रूर ध्यान दिया होगा, जहां देश की आबादी की गिनती जाति के आधार पर करने की बात की जाती है। जितनी आबादी उतने हक के नारे लगाए जाते हैं, रिजर्वेशंस पर लगे कैप को उठाने की बात की जाती है और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशंस को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था एक पुराना सामाजिक प्रधान है, जिसने हमारे आज के राजनीतिक पटल को भी गहराई से आकार दिया है, जो आज के समय में एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर एक विवादित फोर्स के रूप में विकसित होकर सामने आया है। जबकि नाम मात्र में तो ये आज गैर कानूनी घोषित है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी पूरी तरह बरकरार है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गठबंधनों को आकार देने में और सत्ता अर्जित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कड़वी वास्तविकता जाति आधार को अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होता एक पॉलिटिकल टूल बना देती है, जिसकी वजह से एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी और डिवाइसिव पॉलिटिक्स को जन्म मिलता है, जहां अपीजमेंट अक्सर प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव आदर्शों और अप्रोच पर भारी पड़ जाती है और उसको बहुत पीछे छोड़ देती है, जो देश के डेमोक्रेटिक ढांचे को डायरेक्ट चुनौती देती है, जहां वोट्स कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी देखकर नहीं बल्कि कास्ट देखकर डाले जाते हैं। और इस सब में सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर इस जातिवादी राजनीति को काउंटर नहीं कर पा रहा। इसको कंटेन करने के बजाय इसके फ्लो के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वेलकम टू द कास्ट गेम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जाति व्यवस्था की भारतीय समाज में गहरी जड़ें रही हैं और स्वतंत्रता से पहले और बाद में दोनों समय इसका राजनीतिक डिस्कोर्स में गहरा इन्फ्लुएंस भी रहा है। आज़ादी से पहले ये नैरेटिव ट्रेडिशनल हायरार्की से डोमिनेटेड था, पर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ और सामाजिक विवेक के भ्रष्ट हो जाने की वजह से ये पहले से भी कई ज़्यादा प्रभावी हो गया था। इस दौर में पेरियार ईवी रामास्वामी जैसे नेताओं द्वारा ब्राह्मणवादी डोमिनेंस को चुनौती देते हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा दलित मुक्ति और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ते हुए, खास तौर पर अलग इलेक्टोरेट्स की वकालत करते हुए, बहुत से इम्पैक्टफुल और पावरफुल सामाजिक सुधार आंदोलन भी उभरे। कांग्रेस तब राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते हुए ऐसे मुद्दों पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं थी। महात्मा गांधी हरिजनों और दलितों के सामाजिक उत्थान पर कंसर्न तो थे, पर व्यवस्था को बुनियादी रूप से खत्म कर देने या बदल देने की बात को नहीं छेड़ते थे। तभी जाति के इस मुद्दे ने राजनीतिक मोबिलाइजेशन के टूल के रूप में उभरना शुरू किया और फिर यहीं से शुरुआत हुई एक नई दुर्व्यवस्था की। सदियों से शोषित एक समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई और उसका संघर्ष जल्द ही एक दूसरे समाज के प्रति नफरत में बदल गया। देश के पिछड़े समाज के उत्थान की वकालत करने वाले लोगों ने तर्कों का सहारा छोड़कर गालियों का सहारा ले लिया। शोषित समाज को बराबर बताने के लिए सो कॉल्ड अपर कास्ट को नीचा और राक्षसी दिखाया गया। यहाँ अंग्रेजों द्वारा दी गई आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने भी पूरा रोल प्ले किया, जिसके मुताबिक सभी अपर कास्ट के लोग तो असल में इन्वेडर्स हैं, जो भारत में हजारों साल पहले ईस्टर्न यूरोप और कैस्पियन सी के इलाकों से आए थे और फिर यहाँ के मूल निवासियों को छोटी जात का बताकर उन पर डोमिनेट करने लगे। पेरियार के भी ऐसे बहुत से भाषण पब्लिकली अवेलेबल हैं, जहां वो राम जी और सीता माँ के बारे में बहुत ही भद्दी और घटिया टिप्पणियां करते मिलते हैं। ब्राह्मणों को सरेआम मार देने की बात करते हैं। इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले लिया। वो क्रिश्चियन या मुसलमान तो नहीं हुए, पर बुद्धिस्ट हो गए। एक तरीके से हमारे देश में शोषित समाज के अधिकारों की लड़ाई में अपर कास्ट और पूरे के पूरे हिंदू धर्म को गाली देना और उसके प्रति सामाजिक घृणा और हीन भावना रखना नॉर्मल हो गया। जो तब सिर्फ बंद कमरों और गिने चुने वाक्यों में होता था, आज कास्ट अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से खुलेआम असेंबलीज, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, स्पीचेस और सोशल मीडिया पर होता नजर आता है। स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था में बहुत से बड़े बदलाव आते हैं, जिसमें भारत में संवैधानिक रूप से छूत-अछूत की प्रथा को खत्म कर दिया जाता है और एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए आरक्षण के माध्यम से
सामाजिक रूप में अपलिफ्टमेंट और रिप्रेजेंटेशन के मौके दिए जाते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रिजर्वेशंस को एक टेम्पररी पर एसेंशियल टूल की तरह देखते थे जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को ख़त्म करेगा। पर उनका मेन मोटिव यही था कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहां मेरिट का बोलबाला हो, ना कि इस बात का कि आप कौन सी जात से हैं। इस सारे कृत्य ने एक नए युग की शुरुआत की जहां जाति चुनावी राजनीति में एक सेंट्रल फैक्टर बनकर सामने आती है। पार्टियों ने अपने वोट बैंक सिक्योर करने के लिए स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स के साथ राजनीतिक कनेक्शंस बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमने जाति आधारित पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, अन्य दलों का उदय होता देखा। जाति का इन्फ्लुएंस आज कुछ शहरी क्षेत्रों में भले ही कम हो गया हो, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी आज भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए और ख़ास तौर पर संख्या बल में मजबूत प्रमुख जातियों के लिए प्रभाव दिखाने का एक पावरफुल टूल बनकर सामने उभर के आई है। इस सब की बहुत सी वजहें हैं, जैसे कि शुरुआती सामाजिक विकास कार्यों का असफल हो जाना, जिसकी वजह से हिस्टोरिक इनइक्वालिटीज़ को ठीक से हल ही नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कुछ कास्ट ग्रुप्स में निगलेक्ट की भावना बनी रही। आरक्षण का लागू होना, जिसका उद्देश्य तो सामाजिक न्याय देना था, लेकिन जाने अनजाने में इसने कास्ट आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। और सत्ता का ज़मीनी स्तर से जुड़ना, जिससे राजनीति वहाँ आ गई जहाँ जाति का खेल अक्सर प्रभावी रहता है। दलितों, यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों के उभरते हुए नेताओं ने अपने अपने समुदायों की शिकायतों और आकांक्षाओं पर सवार होकर सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ी। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और देश के रिसोर्सेज में अधिक हिस्सेदारी देने का वादा किया। उन्होंने सक्सेसफुली ऊंची जातियों के पॉलिटिकल डोमिनेंस को चुनौती दी, अक्सर रीजनल पार्टियां बनकर, जो अक्सर एक जाति आधारित संगठन की तरह आगे है। इस नए राजनीतिक लैंडस्केप में पार्टियां किसी आइडियोलॉजी लाइन से बजाय अपने जाति समर्थन आधार द्वारा डिफाइन होने लगी। नए नए आज़ाद हुए भारत में एक समतावादी समाज, यानी वो समाज जहां सब बराबर हों, उसके वादे को जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें धीरे धीरे समझ आ रही थी। संविधान ने समानता के सिद्धांत को स्थापित किया। हाशिए पे पड़े समुदायों के साथ जो ऐतिहासिक रूप से नुकसान हुआ है, उसको सार्थक रूप से सुधारने की कोशिश की। यह वही ज़रूरी मोड़ था जब आरक्षण की नीतियां हमारे देश में लागू की गई, जिन्हें शुरू में सामाजिक उत्थान और पिछड़े समाज को आगे लाने वाले एक साधन के रूप में देखा गया, धीरे धीरे उभरते जाति आधारित राजनीतिक दलों और इंडिविजुअल लीडर्स के लिए एक हाईली इफेक्टिव और कारगर पॉलिटिकल टूल और वेपन बनकर सामने आए। ये दल और नेता जो बने तो विशिष्ट जातियों के आधार पर थे, समय के साथ अपने समुदायों की बड़ी आबादी के महत्व और उससे मिलने वाले इलेक्टोरल एडवांटेजेस को चतुराई के साथ पहचानने लगे। आरक्षण के उद्देश्य का समर्थन कर कर उन्होंने न केवल अपने वोट बैंक्स को मजबूत किया, बल्कि खुद को अपनी अपनी जाति और समुदायों के हितों की एकमात्र आवाज़ और रक्षक के रूप में पेश भी किया। बढ़ाए गए कोटास, आरक्षण श्रेणियों में और अधिक समुदायों को शामिल करके और इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के आश्वासन और वादे देकर अपनी चुनावी अभियानों को और ज़्यादा गति दी। जिस जाति से जितना ज़्यादा वोट, उस जाति को उतना आरक्षण और सरकारी पदों की नियुक्ति में महत्व। इस सब में गौर करने वाली बात यह है कि आरक्षण की राजनीति लगातार बहस का प्रमुख मुद्दा बन गई है, जिसने सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ाया नहीं है, बल्कि जाति और वर्ग में पहले से बटे समाज के बीच खाई को और गहरा किया है। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भेदभाव अब भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक तरफ के लोगों को लगता है कि उनके साथ रिजर्वेशंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हो रहा है, और दूसरी तरफ के लोगों को लगता है कि उनके साथ कभी न्याय हुआ ही नहीं, इसलिए उनको जितना आरक्षण मिले उतना कम। ऐसे में सोचना पड़ता है कि क्या सच में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा मेरिटोक्रेट, जिसने अपना सारा संघर्ष अपने मेरिट के दम पर लड़ा और देश के हर इंपॉर्टेंट राजनीतिक मंच पर अपनी एक अलग जगह बनाई, अपनी लेगेसी को एक एंटी मेरिट रिजर्वेशन के ऊपर छोड़ के चले गए? या फिर ये उन पॉलिटिशियंस की चाल है जिन्होंने अपने वोट बैंक सिक्योर रखने के लिए
कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल गेम्स खेले, समाज में जाति की आग बुझाने की जगह और भड़काई ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, और देश के पिछड़े वर्ग को कभी अपना मेरिट और ट्रू पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं करने दिया और उनके सामर्थ्य को रिजर्वेशन की खूंटी से बांध दिया। इस सब की वजह से आरक्षण एक सामाजिक न्याय की कोशिश से इलेक्शंस के दौरान होने वाली वोट्स के लिए पॉलिटिकल बार्गेनिंग का एक टूल बन के रह गया। एक अच्छी नीयत वाली सामाजिक नीति के इस राजनीतिक हेराफेरी ने समाज के कुछ पिछड़े और शोषित वर्गों को आगे लाकर मुख्य धारा से जरूर जोड़ा होगा, पर जाति के आधार पर लंबे समय तक चलने वाली बहस को और तेज भी किया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीज भी बोए हैं, जिससे आरक्षण हमारे देश की चुनावी राजनीति का एक परमानेंट और अक्सर विवादित आधारशिला बन गया है। दुर्भाग्य तो यह है कि आज भी भारत की राजनीति में जाति की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कौन सी पार्टी ने किस जाति के कितने उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं और उन चुनावों के रिजल्ट में किस जाति ने कितना % वोट किस पार्टी को दिया है, ऐसी बातें हर न्यूज़ चैनल पे हर चुनावी मौसम में होती दिखती हैं। क्योंकि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही हर डूबते राजनेता और राजनीतिक दल को जाति का सहारा होता है। इलेक्शंस में मुद्दा बनाने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा तो जाति का पटाखा छोड़ दो, थोड़े बहुत वोट्स तो जरूर मिल जाएंगे। ऊपर से ऐसी जातिवादी राजनीति के चलते जातिगत जनगणना की मांग और जोर पकड़ रही है, जिसके समर्थकों का ये कहना है कि इससे हमें सटीक डाटा मिलेगा जिससे हम देश के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनली देश की जनता में कर सकें। कैसे? क्या सिख, जैन और पारसी समाज के लोगों को, जिनको कभी किसी तरह की रिजर्वेशन नहीं मिला और सिर्फ अपने मेहनत के दम पे वो लोग आगे बढ़े, हम उन पे टैक्सेस लगा के उनकी संपत्ति छीन लेंगे और बाकी के वर्गों में बांट देंगे? ऐसी बातों से सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट डिवाइड को समाज में गहराई मिलती है और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिलता है। और क्योंकि आज आरक्षण के वादे हर छोटे बड़े राजनीतिक दल के गो टू इलेक्शन स्लोगन्स और कैंपेन बन चुके हैं, इसलिए हर दल और नेता अपने आप को पिछड़े समाज का और अधिक हितैषी दिखाकर अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नया पॉलिटिकल स्पेस कार्व आउट करना चाहते हैं। और इसके लिए वो आज प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशंस को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। और अगर कोई उन्हें बोल दे कि इससे आप इंडस्ट्रीज पर बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं, देश के बिजनेस और स्टार्टअप्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं और देश की एफडीआई को कम करना चाह रहे हैं, तो उनको आउटराइट कास्टिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ इंटेलेक्चुअल्स और पार्टीज ये बोलते हैं कि मेरिट तो बस एक इल्यूजन है और अगर सब लोगों को एक जैसा एनवायरनमेंट मिले तो वो सब एक जैसा परफॉर्म करेंगे। सबसे दुख की बात तो ये है कि ये सब कुछ उस इंसान के नाम पर होता है जो हमारे देश के इतिहास में मेरिट शब्द का एक पर्यायवाची बनकर सामने आया है। ऐसी बेवकूफाना बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को सो कॉल्ड पिछड़ी जातियों के लोगों को गुमराह करती हैं और उनको उनका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने से रोकती हैं। इस सब में एक अनफॉर्चुनेट एडिशन ये भी है कि आज आइडेंटिटी और अधिकारों की एक खोज सूडो कास्टिज्म से पूरी तरह बदल दी गई है, जहां कुछ सो कॉल्ड दलित नेता जाति से जुड़ी सामाजिक सेंसिटिविटीज का दुरुपयोग करते हैं, अवैध मांगों को सही ठहराने के लिए, अनजस्टिफाइड प्रिविलेजेस को मांगने के लिए और यहाँ तक कि ओपनली अपर कास्ट के खिलाफ हेट्रेड पेडल करने के लिए, और फिर बाद में इस सब को एक्टिविज्म का चोला उड़ा दिया जाता है। हमने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जहां कुछ सो कॉल्ड भीम आर्मी के गुंडे जाति संबोधन का हवाला देकर टोल टैक्स ना भरने की बात करते हैं, टोल प्लाजा के अधिकारियों से उन्हीं के वर्क स्पेस में खुलेआम बदतमीजी करते हैं और बहुत से मामलों में तो कुछ लोग SC/SC एक्ट लगाकर अंदर करा देने की धमकी 10 लोगों के सामने देते हैं। इसमें कोई इक्का दुक्का केस नहीं बल्कि बहुत से मामले शामिल हैं। ऐसे अधिनियम कमजोर समुदाय की रक्षा के लिए लाए गए थे, लेकिन आज ये व्यक्तिगत बदला लेने, पैसे वसूली करने, नाजायज फायदे उठाने के लिए हथकंडा मात्र बन के रह गए हैं, जिसकी वजह से सामाजिक द्वेष और ज़्यादा गहरा हो गया है। भारतीय राजनीति में जाति की विरासत ऐतिहासिक रही है और आज की चुनौतियों के बीच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इंडिविजुअल कास्ट प्राइड्स में संतुलन बनाकर रखना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आज भी इलेक्शंस में, वोटर बेस में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉपुलर वोट को जीतने में कास्ट एनालिटिक्स एक बहुत अहम रोल प्ले करता है।
और शायद हम ये बात धीरे धीरे समझ रहे हैं कि 1970 और 80 के दशक के बीच शुरू हुई इंडियन पॉलिटिक्स की कास्ट गेम्स भले ही फेड हो गई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि आज हमारे देश के उन सभी रिफॉर्मिस्ट के सपने हकीकत से बहुत दूर हैं जिन्होंने ये सोचा था कि शायद भारत आज़ादी के बाद एक ऐसी इक्विटेबल सोसाइटी बन जाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट और योग्यता आपका भविष्य तय करेगी, ना कि आपकी जात। वो अम्बेडकर जिन्होंने फेमसली ये कहा था कि राजनीति में भक्ति तानाशाही के दरवाजे खोल देती है, आज खुद इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के चलते बहुत से राजनीतिक दलों के द्वारा भगवान की उपाधि पर बिठा दिए गए हैं। उनके मेरिट की विरासत को एक एंटी मेरिट रिजर्वेशन से बदल दिया गया है। लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट अपर कास्ट के प्रति नफरत में बदल गया है। सोशल मीडिया पर कास्ट के नाम पर होने वाला हेट रेट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और कास्ट पॉलिटिक्स आज के भारत के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की एक बर्बाद सच्चाई बन गई है। आज की इस कटु वास्तविकता को बदलने के लिए आगे के भविष्य को एक बहुत ब्रॉड दृष्टिकोण की ज़रूरत है, जहां सामाजिक न्याय का सिद्धांत अटल हो और योग्यता ही सफलता का एकमात्र मापदंड। तभी जाति के इन प्राचीन बंधनों से मुक्ति होगी और सचमुच एक महान और समावेशी भारत बनाने की तैयारी। इस सब में आपके विचार क्या हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।